Hello everyone, welcome to the next video of construction project management जिसके अंदर हम लोग PERT और CPM का जो चैप्टर है सिविल इंजीनियरिंग बाय आर ओगर उसके MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम कर रहे थे। तो पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 73 तक किया हुआ था, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक कवर कर लेंगे और डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट without wasting any further time. Question number 74 में पूछ रहा है कि if A is the optimistic time। इसमें एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि मतलब ये सारे जो क्वेश्चंस अभी हम करेंगे इन सब से रेलिवेंट या पीछे जो क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 73 तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए हैं इनसे रिलेटेड थ्योरी जो थी इंपॉर्टेंट थ्योरी वो मैंने एक वीडियो में डिस्कस की है। तो एक दफा वो थ्योरी की वीडियो एक दफा देख लें तो ये चीजें आसान हो जाएंगी और हम लोग MCQs को थोड़ा सा स्पीड में कवर कर लेना। जो वीडियो वो सुन लेगा उसके लिए इजी रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 74 है। इसमें एक्सपेक्टेड टाइम जो पर्थ मेथड यूज करके करते हैं उसका फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, उसी से रेलिवेंट है। इफ ए इज द ऑप्टिमिस्टिक टाइम, बी इज द पेसिमिस्टिक टाइम एंड एम इज द मोस्ट लाइकली टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द एक्टिविटी इज। अब पर्थ जो मेथड है पर्थ PERT पर्थ मेथड, उसमें हम लोग तीन किस्म के टाइम लेते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम लेते हैं। ठीक हो गया, तो उससे हम एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं और CPM मेथड में हमारे पास एक ही टाइम होता है। तो इसके लिए हमारा फार्मूला था A प्लस 4M प्लस B, मतलब M जो है मोस्ट लाइकली टाइम है। आप कुछ जगहों पे TL करके शो करते हैं, एब्रिविएशन जो भी हो, आपका मोस्ट लाइकली जो टाइम होगा 4 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी उनके साथ सम होगा ऑप्टिमिस्टिक टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम का डिवाइड बाय 6। सो ऑप्शन सी इज द राइट फार्मूला टू फाइंड द एक्सपेक्टेड टाइम। पर्थ मेथड के अंदर जो एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं उसके लिए फार्मूला है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, पर्ट इज। अब पर्ट जो मेथड है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या स्पेसिफिकेशंस हैं उनके बारे में ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कह रहा है पर्ट इज एन एनालिटिक इन कॉन्सेप्ट, राइट। पर्ट मेथड जो है एनालिटिक इन कॉन्सेप्ट है, ये रिसर्च वगैरह के लिए यूज होता है। ठीक हो गया। और सेकंड ऑप्शन है लिमिटेड ऑफ इवेंट ओरिएंटेड डायग्राम, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि CPM जो होता है आपका एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है और पर्ट मेथड जो होता है आपका इवेंट ओरिएंटेड होता है। तो इसमें भी यही कह रहा है कि लिमिटेड ऑफ इवेंट ओरिएंटेड डायग्राम्स। ऑप्शन बी भी राइट है। लेट्स मूव टू दी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आइदर राइट या रॉन्ग। ये रहा आपका सी ऑप्शन, यूज्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जैसे मैंने पहले बोला कि पर्ट मेथड जो है हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करते हैं। CPM जो है आपका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें ज्यादा उसको प्रेफर किया जाता है। पर्ट मेथड जो है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। सी भी राइट है। ऑप्शन डी, बेस्ड ऑन 3 टाइम एस्टिमेट्स। जैसे फार्मूले में हम लोगों ने जिक्र किया पिछले क्वेश्चन को, उसमें 3 टाइम एस्टिमेट्स हम कंसिडर करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम, 3 टाइम्स। सो ये भी राइट है। सो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू CPM मेथड, क्रिटिकल पाथ मेथड। तो ये मेथड आपका एक जैसे पर्ट मेथड इवेंट बेस्ड था, तो ये आपका एक्टिविटी ओरिएंटेड या एक्टिविटी बेस्ड होता है और इसमें एक ही टाइम हम कंसीडर करते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। सिंथेसाइजिंग इन कॉन्सेप्ट्स, जिस तरह ये पीछे आपका पर्ट जो था इसका कॉन्सेप्ट क्या था, एनालिटिक था, ये एनालिटिक इन कॉन्सेप्ट होता है और ये सिंथेटिक इन कॉन्सेप्ट होता है, सिंथेसाइजिंग इन कॉन्सेप्ट। CPM मेथड इज बिल्ड ऑफ एक्टिविटी ओरिएंटेड, ये एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, पर्ट जो है इवेंट ओरिएंटेड होता है। तो ये ऑप्शन बी भी राइट है। इज बेस्ड ऑन टाइम एस्टिमेट, और पर्ट जो है 3 टाइम एस्टिमेट पे शामिल होता है, CPM जो है सिंगल टाइम एस्टिमेट पे होता है। सी भी राइट है। इज यूज्ड फॉर रिपीटेटिव वर्क्स, जैसे वो पर्ट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है और ये रिपीटेटिव वर्क्स के लिए जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं। तो ये CPM से रिलेटेड जो स्पेसिफिकेशन या इसके एडवांटेजेस हैं या इसके वो पॉइंट्स हैं, ये सारे 4 के 4 पॉइंट्स CPM से रेलिवेंट ट्रू हैं। तो वी विल चूज ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। अब CPM क्रिटिकल पाथ मेथड जो है उसमें इंक्लूडेड होती हैं आपके, जैसे क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर आप क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हैं, उसकी जो प्लॉटिंग होती है उसको हम क्रिटिकल पाथ प्लॉटिंग कहते हैं और इसके अंदर हम लोग
मिनिमम कॉस्ट को क्या कहते हैं कंसिडर कर रहे होते हैं, मिनिमम कॉस्ट एक्सपेंडिचर निकाल रहे होते हैं और इसमें स्केजुअलिंग भी कर रहे होते हैं। तो ये सारे इसी के पार्ट्स हैं, क्रिटिकल पाथ मेथड के फैमिली मेंबर्स इनको कहते हैं। जैसे क्रिटिकल पाथ एनालिसिस है, हम लोग क्रिटिकल पाथ एनालिसिस भी सीपीएम में करते हैं, क्रिटिकल पाथ प्लॉटिंग करते हैं, मिनिमम कॉस्ट एक्सपेंडिचर निकालते हैं और क्रिटिकल पाथ स्केजुअलिंग करते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव आर family members of critical path method. So option E is the right option. अब इसमें एक चीज ये है कि एक हिंट मैं आपको दे दूं कि कुछ इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन के लिए काफी बुक्स से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ ऑगर के बुक से ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं एग्जाम के लिए। तो उस प्रिपरेशन के दौरान आप ये ऑगर में नोटिस किया होगा बहुत सारे क्वेश्चन जो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस के साथ हैं उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं, बल्कि 98-99% क्वेश्चंस में जहां पे ऑल ऑफ द अबव है उसमें ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव ही है। तो वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ पेपर से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो ऑप्शंस प्रॉपरली देख लें, क्योंकि अगर एग्जाम के अंदर ऑगर के अलावा कहीं और से कोई क्वेश्चन उठा के दे देते हैं और स्टूडेंट ये समझे कि ये ऑगर से ही दिया हुआ है और उसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है, तो वो मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए लाजमी है कि आप जो ऑल ऑफ द अबव के साथ ऊपर जो ऑप्शन दिए उनको क्रिटिकली एक दफा एनालाइज कर लें, फिर उसके बाद आप चूज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। अब इसमें हमें जो है कुछ नेटवर्क डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक हो गया, ABC। अब इनके रेलिवेंट क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के हिसाब से हमने इन्हें कंपेयर करना है और चूज करना है राइट नेटवर्क। तो स्टेटमेंट देख लें, क्वेश्चन नंबर 78 का बोल रहा है कि एक्टिविटी A एंड B स्टार्ट को करंटली, मतलब एक्टिविटी A और B आपका बोल रहा है कि एक साथ ही स्टार्ट हो रही हैं, ठीक हो गया। एक्टिविटी C एंड D फॉलोज द एक्टिविटी A एंड B, और ये बोल रहा है कि एक्टिविटी C और D है रिस्पेक्टिवली, का मतलब ये है कि एक्टिविटी C एक्टिविटी A के बाद शुरू होगा और एक्टिविटी B एक्टिविटी D के बाद शुरू होगा। तो पहले ये वाले स्टेटमेंट ही हम कंपेयर कर लेते हैं। अब जैसे बोल रहा है को करंटली स्टार्ट हो रहा है A और B, अब ऑप्शन ए में देख लें तो आपका एक्टिविटी A और B को करंटली स्टार्ट हो रहे हैं, एक साथ ही स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें आप देख लें तो को करंटली स्टार्ट नहीं हो रही है, क्योंकि एक्टिविटी ए स्टार्ट हो रहा है उसके बाद फिर एक्टिविटी बी स्टार्ट हो रहा है ए के फिनिश होने के बाद। तो ये ऑप्शन बी यहीं पे गलत हो गया। ऑप्शन सी में को करंटली नहीं है, क्योंकि एक्टिविटी ए खत्म हो रहा है फिर एक्टिविटी बी शुरू हो रहा है, तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी कोई दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिया हुआ है। यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे को करंटली एक्टिविटी के अलावा आप पहले ये देख लें कि नोट एरर कहते हैं, इसके नेटवर्क डायग्राम एरर कहते हैं। इसमें आप देख लें थे ई और एफ एक्टिविटी आप राइट से लेफ्ट की तरफ स्टार्ट हो रही है, एरो इस तरफ है, बाकी एक्टिविटीज का सॉरी लेफ्ट टू राइट है और ये बाकी एक्टिविटीज राइट टू लेफ्ट हो रही हैं। तो ये है ही नेटवर्क ही बना हुआ गलत है, नेटवर्क के जो रूल्स है उसको ही फॉलो नहीं कर रहा। तो ऑप्शन डी को आप बिल्कुल ही स्टार्ट में रॉन्ग कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन सी और बी आपका जो है स्टेटमेंट के फर्स्ट लाइन को ही मीट नहीं कर रही है। जैसे इसमें बोल रहा है कि ए और बी को करंटली स्टार्ट होनी चाहिए, एक साथ स्टार्ट होनी चाहिए, तो बी में भी नहीं हो रहा, सी में भी नहीं हो रहा, ऑप्शन ए में हो रहा है। तो पहली लाइन पढ़ के ही आप लोग राइट आंसर चूज कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप आगे भी देख लें तो आगे चीजें मीट कर रही होंगी, लेकिन जो आपका पहला स्टेटमेंट है ऑप्शन ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो वी विल चूज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिकॉज को करंटली एक्टिविटी ए और बी को करंटली इसी ऑप्शन में स्टार्ट हो रही है, बाकी में नहीं हो रही। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमने जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। तो पहला ऑप्शन देख लें तो कह रहा है कि द एक्टिविटी इज द टाइम कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली एक्टिविटी जो होता है वो आपका कोई भी एक्टिविटी होगा वो आपका टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होता है, किसी प्रोजेक्ट का टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, रिसोर्स कंज्यूमिंग भी होता है और एनर्जी कंज्यूमिंग भी होता है एक्टिविटी। सिर्फ डमी एक्टिविटी जो होता है वो आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, उसके अलावा जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं वो टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज होती हैं, वो टाइम भी कंज्यूम करती है, एनर्जी और रिसोर्सेज तीनों कंज्यूम कर रही होती है। तो ऑप्शन ए स्टेटमेंट जो है राइट है। दूसरा स्टेटमेंट बी, द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ जॉब आर कॉल्ड इवेंट्स, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ। जैसे आप इसको कंसिडर कर लें, इसके अंदर ये जो नोड सर्कल बने हुए हैं ये आपके इवेंट को शो कर रहे हैं, बाकी ये जो एफ लिखा हुआ एरो ये आपका एक्टिविटी को शो कर रहा है। तो एक्टिविटी के स्टार्टिंग को और एंड को हम इवेंट बोलते हैं, ठीक हो गया। तो बिगिनिंग ऑफ एनी जॉब और एक्टिविटी एंड द एंड ऑफ एनी जॉब और एक्टिविटी आर कॉल्ड इवेंट्स। तो ऑप्शन बी भी
राइट है। ऑप्शन सी कह रहा है द एक्टिविटी विच कंज्यूम्स मैक्सिमम टाइम इज कॉल्ड नोड। अब नोड या इवेंट, इसको हम इवेंट भी बोलते हैं, नोड भी बोलते हैं, या कनेक्टर भी बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि ऐसा एक्टिविटी जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है उसको हम नोड बोलते हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि एक्टिविटी और नोड या इवेंट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट चीजें हैं, तो किसी एक्टिविटी को हम नोड बोल ही नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन सी रॉन्ग है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। लॉजिकली एंड सीक्वेंसली कनेक्टेड एक्टिविटी इवेंट्स फॉर्म अ नेटवर्क। ऑब्वियसली राइट, इसी को हम नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क डायग्राम का जो है डेफिनेशन ही यही है कि हम लॉजिकली और सीक्वेंस में एक्टिविटीज को नोड्स के साथ या कनेक्टर्स के साथ ज्वाइन करके जो डायग्राम बनाते हैं उसको हम नेटवर्क डायग्राम बोलते हैं। तो ऑप्शन डी भी राइट है। तो इस हम लोगों ने इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था, तो सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। अब जैसे हम लोगों ने जिक्र किया था कि सीपीएम जो होता है क्रिटिकल पाथ मेथड आपका होता है एक्टिविटी बेस्ड होता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। पर्ट जो होता है इवेंट ओरिएंटेड होता है, तो उससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है सीपीएम एनालिसिस इज एक्टिविटी ओरिएंटेड, राइट, करेक्ट है। ऑप्शन बी पर्ट इज इवेंट ओरिएंटेड, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी सीपीएम डज नॉट मेक्स एनी अलाउंस फॉर द अनसर्टेनिटीज इन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब पर्ट और सीपीएम में एक मेन डिफरेंस भी यही है कि मतलब पर्ट जो होता है आपकी अनसर्टेनिटीज ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जो अनसर्टेनिटीज आती हैं उसको उसकी अलावेंस होती है, क्योंकि उसमें पर्ट में 3 डिफरेंट टाइम हम कंसिडर करते हैं आपके, जैसे ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम कंसिडर करते हैं। तो पर्ट के अंदर ये चीज होती है, अलावेंस होती है अनसर्टेनिटीज ऑफ टाइम के लिए, लेकिन सीपीएम में नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। अगर यहाँ सीपीएम की जगह पे पर्ट होता तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता, लेकिन सीपीएम में ये आपकी जो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम में अनसर्टेनिटीज हैं उनकी अलावेंस नहीं होती है। So this statement is also right. Next statement D, in CPM the time is related to cost. Absolutely right. CPM के अंदर हम जो टाइम होता है उसको कॉस्ट से रेलेवेंसी होती है टाइम की। तो ऊपर जो 4 स्टेटमेंट है सारे राइट हैं। ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप पर्ट इवेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये जो इवेंट्स डिफरेंट इवेंट्स हमें गिवन है इसमें से हमने पर्ट इवेंट चूज करने हैं। ठीक हो गया। अब इवेंट का डिफिनेशन हम लोगों ने क्या बोला था, इवेंट किसी भी एक्टिविटी का स्टार्ट या एंड, जैसे ये जे एक्टिविटी है तो इसमें 3 और 7 इवेंट हैं। सही हो गया। एक्टिविटी का स्टार्ट होता है या फिर कोई एंड होता है उसको हम इवेंट बोलते हैं, राइट। सो अब डिगिंग ऑफ फाउंडेशन स्टार्टेड, अब जैसे स्टार्टेड का वर्ड यूज हुआ है, डिगिंग ऑफ फाउंडेशन आपका एक एक्टिविटी है उसका स्टार्ट कह रहा है, स्टार्टेड, तो ये भी एक इवेंट है। यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ है, ये भी इवेंट है, स्टार्टेड कंप्लीटेड। कोई भी एक्टिविटी का स्टार्ट या एंड, स्टार्टिंग या कंप्लीशन जो होता है उसको हम इवेंट बोलते हैं। ये सारे के सारे इवेंट हैं। सो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, इसमें एक फिगर दिया हुआ है, पर्थ नेटवर्क डायग्राम है, एंड विच स्टेटमेंट इज ट्रू। नीचे जो स्टेटमेंट गिवन है इसमें से हमने ट्रू स्टेटमेंट चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है 1 इंडिकेट्स द स्टार्टिंग इवेंट। अब ये नंबरिंग जो सर्कल में लिखा हुआ है इसको हम नोड कनेक्टर या इवेंट बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे हमारे इवेंट्स हैं। ठीक हो गया। तो इसमें कह रहा है 1 इवेंट जो है इंडिकेट कर रहा है स्टार्टिंग इवेंट। ऑब्वियसली 1 जो है आपका स्टार्टिंग इवेंट है। 2 इंडिकेट्स द फिनिशिंग इवेंट। असल में आप ये इस नेटवर्क डायग्राम के हिसाब से देख लें तो 8 आपका फिनिशिंग इवेंट होता है, लेकिन सिर्फ इस एक्टिविटी ए को कंसिडर कर लें तो एक्टिविटी ए का जो है 1 स्टार्टिंग इवेंट है, 2 फिनिशिंग इवेंट है एक्टिविटी ए के लिए सिर्फ। अगर इसमें स्टेटमेंट में इनको लिखना भी था कि मतलब 2 इंडिकेट्स द फिनिशिंग इवेंट ऑफ एक्टिविटी ए लिखते तो स्टेटमेंट ट्रू था, लेकिन ओवरऑल फिगर को देख लें तो एक्टिविटी इवेंट 8 जो है आपका फिनिशिंग इवेंट है। तो आई गेस इन लोगों ने यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक की है या क्या किया हो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने स्टेटमेंट को भी ट्रू कंसिडर किया हुआ है। तो ये ट्रू तभी होगा जब हम एक्टिविटी ए को सिर्फ कंसिडर कर लें, क्योंकि एक्टिविटी ए का फिनिशिंग इवेंट जो है 2 है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है सी, इसमें कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल आर एक्टिविटीज। ऑब्वियसली ये जो नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके इवेंट्स हैं। बाकी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल तक जो लिखी हुई है एरोज के ऊपर ये आपकी एक्टिविटीज है। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी, इवेंट 4 कैन नॉट टेक प्लेस अंटिल द एक्टिविटी ए बी सी एंड डी आर कंप्लीटेड।
बोल रहा है कि एक्टिविटी 4 जो है, इवेंट 4 जो है तब तक कंप्लीट स्टार्ट नहीं कर सकते हम लोग जब तक आपके ABCD इवेंट कंप्लीट नहीं होंगे। तो एक्टिविटी इवेंट 4 को आप देख लें, इवेंट 4 ये है। इवेंट 4 से पहले आपका C भी कंप्लीट होना चाहिए, B भी कंप्लीट होना चाहिए, A भी कंप्लीट होना चाहिए और D भी कंप्लीट होगा, तभी आप 4 को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि ये इसके इसके इससे पहले आने वाले एक्टिविटीज हैं। ठीक हो गया, ABCD आपका जब तक कंप्लीट नहीं होगा, अगर इसमें वो D ऑप्शन ना भी लिखते क्योंकि D इज डेमी एक्टिविटी। ठीक हो गया, तो ये ऑप्शन भी आपका राइट है। तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स आर। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का मैं आपको फिगर एक दिखा देता हूं। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स जो होती हैं या तो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। अब सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड में ये हो सकता है कि आपका एक लंप हो सकता है या फिर दो हो सकती हैं लंप्स। ये हमारे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। अगर आप इसको सेंटर से डिवाइड कर लेते हैं तो दोनों पार्ट्स इक्वल होती हैं, दोनों का अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकालें तो इक्वल होंगी। ठीक हो गया, इनको हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में एक लंप होगा या फिर आपके पास दो लंप्स होंगी और इनका एरिया अंडर द कर्व सेंटर से डिवाइड करने के बाद इक्वल होती है, उनको हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन या अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसमें आपके दो पार्ट्स होती हैं। पॉजिटिव स्क्यू होता है, इसको हम राइट स्क्यू भी कहते हैं, और नेगेटिव स्क्यू होता है, इसको हम लेफ्ट स्क्यू भी बोलते हैं। तो ये टाइप्स हैं, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 83, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। ऑप्शन ए बोल रहा है हैविंग अ सिंगल लंप आर कॉल्ड यूनिनोडल कर्व। सिंगल लंप जो होता है, जैसे इसको हम, ये वाला है सिंगल लंप होता है, इसको यूनिनोडल लंप कर्व भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व। ऑप्शन 1 जो है आपका राइट है। दूसरा बोल रहा है इफ सिमेट्रिकल आर कॉल्ड नॉर्मल कर्व्स। आप सिमेट्रिकली जो सिमेट्रिकल कर्व्स होते हैं उनको हम नॉर्मल कर्व भी कहते हैं। इफ नॉन सिमेट्रिकल दे आर कॉल्ड स्क्यूड कर्व्स। ये सिमेट्रिकल जो कर्व्स हैं इनको हम नॉर्मल कर्व कहते हैं, जो स्क्यूड अनसिमेट्रिकल होती हैं इनको हम अनसिमेट्रिकल या स्क्यू कर्व बोलते हैं। ठीक हो गया, तो ऑप्शन सी भी राइट है। तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 84 और 85 दोनों इस फिगर से रेलिवेंट हैं। तो इस फिगर में मुझे कुछ इशू लग रहा है कि मतलब इधर इन लोगों ने कोई ना कोई नंबरिंग लिखनी थी तो वो यहाँ पे शो नहीं हो रही है। अब जैसे इन लोगों ने एक्टिविटी 3 को राइट चूज किया हुआ, इसमें कह रहा है कि 3 टाइम एस्टिमेट्स फॉर द एक्टिविटीज ऑफ अ पर्ट आर एज अंडर। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं एक्टिविटीज के 1 2 3 4 करके, और यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम गिवन है, और यहाँ पे फिगर गिवन है। तो इसमें कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शोन इन द फिगर 19.11 कॉरेस्पॉन्ड्स टू। ये जो फिगर गिवन है, ये इनमें से जो एक्टिविटीज गिवन है 1 2 3 4, इसमें से किसके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस इसकी सबसे क्लोज है वो चूज करना है। तो इस फिगर के अंदर कोई नंबरिंग है ही नहीं, सिर्फ आपको ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक टाइम के वो मेंशन किए हुए हैं। तो इसमें से चूज हम किस तरह करें, मुझे समझ नहीं आ रही है इसके ऊपर, क्योंकि ग्राफ के ऊपर या फिगर के ऊपर आपकी कोई नंबरिंग है ही नहीं, तो इसको हम चूज नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक है फिगर के अंदर। तो 84 और 85 दोनों इसी से रेलिवेंट हैं, तो इस क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चंस को मैं स्किप कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 86, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 86 में कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उनमें से हमने करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। अब आपके पर्ट के अंदर जितने भी टाइम्स हैं, जैसे t इज इक्वल टू आपके जो फार्मूला था, हमने एक्सपेक्टेड टाइम जो निकालना होता है, एक्सपेक्टेड टाइम एस्टिमेट निकालने के लिए हम क्या करते थे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाय 6 करते थे। तो वो सारे आपको एक्टिविटी को रेफर कर रहे होते हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम भी आपका एक्टिविटीज को रेफर कर रहा है, पेसिमिस्टिक टाइम भी, मोस्ट लाइकली टाइम भी, और उससे आंसर जो आएगा आपका एक्सपेक्टेड टाइम, वो भी आपके एक्टिविटीज को रेफर करता है। तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। अब इसमें जो है ये आपका इवेंट 1 2 3 4 4 इवेंट्स हैं, इसके अंदर 3 एक्टिविटीज हैं। अब हर एक्टिविटी के आपको जो है ये आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम गिवन है तीनों एक्टिविटीज के। तो इसमें पूछ रहा है कि इस फिगर के अंदर अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम हमने निकालना है फॉर इवेंट 4। इवेंट 4 के लिए अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा,
अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम फॉर इवेंट 4 निकालने के लिए पहले हमें इस एक्टिविटी का भी एक्सपेक्टेड टाइम निकालना होगा, इसका भी एक्सपेक्टेड टाइम, इसका भी एक्सपेक्टेड टाइम, तीनों के एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे, फिर सम करेंगे तो 4 का जो है आपका यहाँ पे अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम आएगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर इसका एक्सपेक्टेड टाइम आपका 4 आ रहा है, इसका एक्सपेक्टेड टाइम अगर आपका 5 आ रहा है, इसका 7 आ रहा है, तो इसका जो 7 आएगा उसके लिए पिछली एक्टिविटीज के टाइम को भी ऐड करके फिर हमें अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसके लिए 5 दिन लग रहे हैं, इसके लिए 4 दिन लग रहे हैं, 9 दिन और इसके 7 दिन लग रहे हैं, तो ये 4 जमा 5 जमा 7 करके फिर इसका अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम आएगा। तो पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा, फार्मूला वही यूज होगा जो एक्सपेक्टेड टाइम का फार्मूला है, पर्ट का 3 जो आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम है प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली टाइम प्लस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाय 6 कर लेंगे, तो इससे एक आपका आंसर आएगा। फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा, इन तीनों को निकाल के जो आएंगे आंसर एक्सपेक्टेड टाइम्स आएंगे उनको सम करेंगे तो आपका इवेंट 4 का अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम आएगा। तो इनको सम करने से हमारे पास आ रहा है 19, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज विल बी द राइट आंसर। आप इसको सोल्व करके भी चेक कर लें तो आपका 19 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर। इस फिगर में जो नेटवर्क शो किया है इसमें कह रहा है कि एक्सपेक्टेड टाइम फॉर एक्टिविटी, इनमें से कौन सा राइट है? कह रहा है 1 to 2 इज 4, एक्सपेक्टेड टाइम 1 से लेके एक्टिविटी 2 तक 4, ये करेक्ट है। 1 से 2 तक आपका जो टाइम है 4 है, ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन बी कह रहा है 2 to 3 इज करके, इससे आगे मिस प्रिंटिंग है या टाइपिंग मिस्टेक है, 2 to 3 जो है आपका 5 है, इधर 5 होना चाहिए। 3 to 4 इज 9, आपका 3 इवेंट से लेके 4 इवेंट तक आपका एक्सपेक्टेड टाइम का बोल रहा है ना। अभी 4 तक पहुंचने के लिए आप देख लें तो 3 to 4 7 है, लेकिन 4 तक पहुंचने के लिए आपको पहले इसी क्या कहते हैं एक्टिविटी को भी कंप्लीट करना है, 1 से 3 तक भी। तो 3 + 7 9, ये 9 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 का बोलते तो 5 के लिए फिर आपको वहीं देखना था कि मतलब एक्सपेक्टेड टाइम कितना होगा। ठीक हो गया। तो इसके लिए आपके 9 डेज 4 एक्टिविटी तक, 3 to 4 9, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इसमें 5 मिस टाइप है, 5 होना चाहिए, यहाँ पे 5 होगा तो फिर ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा। की के अंदर आपका ऑल ऑफ द अबव चूज किया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 5 होगा आपका एक्टिविटी 2 to 3। सॉरी, यहाँ पे 5 नहीं होगा, 2 to 3 के लिए आपका ये है कि पहले ये एक्टिविटी भी कंप्लीट हो रही है, तो 5 + 9 ये भी 9 होगा, 2 to 3 भी आपका 9 ही होगा। Right, so all of the above options are correct. Next question 89, the expected time for each activity is shown above with arrows in the network diagram। इस डायग्राम के अंदर आपके एरोज के ऊपर एक्सपेक्टेड टाइम्स जो हैं शो की गई हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम फॉर द इवेंट 5 इज, इवेंट 5 जो है इसके लिए आपका अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा। अब आप, ये इंपॉर्टेंट है, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम इसको निकालने के लिए आप देखें तो इसके कितने पाथ बन रहे हैं। एक ये पाथ बन रहा है 135, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पहुंचने तक। एक पाथ ये बन रहा है, दूसरा पाथ आपका 1 4 से 3 जाना है, 3 से फिर 4 जाना है, फिर 5 जाना है। ठीक है, एक पाथ ये बन रहा है। एक पाथ आपका 1 4 1 2 4 और 5 बन रहा है। ठीक है, ये सारे पाथ बन रहे हैं। तो अब इसमें से हमने देखना है कि अब एक इवेंट 5 जो है इसको कंप्लीट करने के लिए जाहिर सी बात है पहले आपके इवेंट 4 3 2 कंप्लीट होंगे, तो तभी आपका आखिरी इवेंट कंप्लीट हो सकता है। राइट, इस पाथ में अगर आप देख लें 135 में, इसमें आपके 3 और 6 9 डेज लग रहे हैं, लेकिन इस पाथ के थ्रू आप 5 तक पहुंचते हैं तो इससे पहले आपके 4 और 2 कंप्लीट होने लाजमी है। तो आपने ऐसा पाथ चूज करना है जिसके ऊपर आपके सारे इवेंट्स आ रहे हो। जैसे आप फॉर एग्जांपल ये ले ले 1 से 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, देन 5 आप करेंगे तो तब तक आपके पिछले प्रीवियस जो इवेंट्स या एक्टिविटीज है वो सारी कंप्लीट हो जाती हैं। तो हमने लॉन्गेस्ट पाथ चूज करना होता है। अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए लॉन्गेस्ट पाथ आपका ये है 4, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड 4 से 5। तो इनके टाइम्स गिवन एरोज के ऊपर आप इनको ऐड कर लें, 4 4 + 5 9 हो गया। 9 के बाद फिर 3 से 4 तक 7 डेज हैं, 9 और 7 16,
और 4 से 5 तक 3 डेज लगेंगे आपके, तो टोटल आपके 19 डेज लगेंगे। 19 डेज आर द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। सो ऑप्शन में आप देख लें तो 9, 15, 13, 19 गिवन है, तो ऑप्शन सी 19 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, इसके अंदर जो है फॉलोइंग इवेंट्स परटेन टू अ प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर ये सारे डिटेल्स गिवन है, हम लोगों ने जो नेटवर्क डायग्राम इनके साथ कंपेयर करके देखना है कि कौन सा डायग्राम इन सब पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ऑप्शन ए के साथ पहले इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस करवाते हैं। अगर इसमें से कोई रॉन्ग है तो फिर हमें उस वहीं से उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। तो लेट्स सी, पहले नेटवर्क ए को देखते हैं। ये जो ऑप्शन ए में जो नेटवर्क दिया है इसके साथ इनको कंपेयर करते हैं। कह रहा है कि ए इज द स्टार्टिंग इवेंट एंड के इज द फर्स्ट इवेंट। A is starting event and K is the first event. लास्ट इवेंट बोलना चाहिए था, K लास्ट इवेंट आपका है, नॉट फर्स्ट इवेंट। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक आई गेस है, इधर लास्ट इवेंट लिखना चाहिए। तो ऑप्शन ए के हिसाब से ये करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, K सक्सीड्स इवेंट J। K जो है इवेंट J को सक्सीड कर रहा है और इसमें इवेंट J का जिक्र ही नहीं है। ABCDE लिखा हुआ है, J इवेंट है ही नहीं, तो ये दूसरे स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा। तो ऑप्शन ए इधर ही रॉन्ग हो गया। हम नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं, ऑप्शन बी पे जाते हैं। ऑप्शन बी में देख लें तो कह रहा है ए इज द स्टार्टिंग इवेंट, राइट, ए स्टार्टिंग इवेंट है। के इज द फर्स्ट इवेंट लिखा हुआ, इधर टाइपिंग मिस्टेक है, के इज द एंड इवेंट होगा। तो ऑप्शन ए राइट है नेटवर्क बी के हिसाब से। फिर कह रहा है के सक्सीड्स इवेंट जे। अब के सक्सीड्स इवेंट जे को के सक्सीड कर रहा है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी राइट है फिगर बी के हिसाब से। एच प्रेसीड्स जे, एच जो है जे का प्रेसीडिंग इवेंट है। जैसे पीछे किसी इवेंट से पीछे जो इवेंट आ रहा है उसको प्रेसीडिंग इवेंट कहते हैं, आगे आने वाले को सक्सीडिंग। जैसे जे का प्रेसीडिंग एच है और जे का सक्सेसर जो है के है, तो सी भी राइट है। तीसरा ऑप्शन स्टेटमेंट भी राइट है। चौथा आप स्टेटमेंट देख लें, सी एंड डी आर सक्सेसर इवेंट ऑफ बी। सी एंड डी आर सक्सेसर इवेंट ऑफ बी, ये भी राइट है क्योंकि इवेंट बी का जो सक्सेसर है, दो सक्सेसर हैं, एक डी भी है और सी भी है। ये सक्सेसर हैं और ए इसका प्रेसीडिंग इवेंट है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। नेक्स्ट कह रहा है एफ अकर्स ऑफ द इवेंट सी। इवेंट सी के बाद आपका एफ अकर हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। देन जे इज सक्सेसर इवेंट ऑफ एफ। एफ का सक्सेसर इवेंट जे है और सी इसका जो है प्रेसीडिंग इवेंट है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। जे ये हो गया। डी इज प्रेसीडर इवेंट ऑफ जी। डी जो है आपका जी का प्रेसीडिंग इवेंट है, ये भी राइट है, उससे पीछे आ रहा है। सी रिस्ट्रेंस द अकरेंस ऑफ जी एंड जी प्रेसीड्स एच। सी रिस्ट्रेंस द अकरेंस ऑफ जी, क्योंकि यहाँ पे डमी एक्टिविटी आ रहा है ना, तो सी रिस्ट्रेंस द एक्टिविटी ऑफ जी एंड जी प्रेसीड्स एच। जी जो है एच का प्रेसीडिंग इवेंट है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है एफ रिस्ट्रेंस द अकरेंस ऑफ एच। इसमें फिर वही डमी एक्टिविटी आ गया, तो एफ रिस्ट्रेंस द अकरेंस ऑफ एच, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। तो नेटवर्क डायग्राम बी ऑप्शन के अंदर जो बना है ये सारे स्टेटमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग जो है ऑप्शन बी को चूज करेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट नेटवर्क फॉर द अबव स्टेटमेंट्स। सो आई थिंक दिस वाज क्वेश्चन नंबर 90, राइट। सो हम यहाँ पे इस वीडियो को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट में फिर हम क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट कर लेंगे। टिल देन गुड बाय।